सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज के फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। यानी हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था, ओके, उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ही बोर्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी डिजाइन की थी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो ये क्लियरली बता पा रहा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों है। तो उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम की आज हम स्टडी करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बोर्स के एक्चुअल में 3 ही पोस्टुलेट्स हैं, बट उन 3 पोस्टुलेट्स को हमने डिटेल में स्टडी करने के लिए 6 पोस्टुलेट्स में डिवाइड किया था। बट लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ 5 ही पोस्टुलेट्स कवर किए। तो जो 6th पोस्टुलेट है वो आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और एक्चुअली वो यही कवर होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 6 पोस्टुलेट हमें हेल्प करेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग पुट कीजिए नोट्स में, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और देखिए, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ये काफी इजी टॉपिक है। एक बार आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यू भी इसके काफी इजी होते हैं, जहां पे आपको जस्ट वेवलेंथ, वेव नंबर या एनर्जी फाइंड करनी होती है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सब बता दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ओके, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। नाउ सपोज यहाँ पे मैं एक सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं, सोर्स ऑफ लाइट। ये चीज हमें स्कूल में पता है, हमने ये स्कूल्स में देखी है कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, जिसे सपोज एस कंसिडर करते हैं। ना इस सोर्स ऑफ लाइट से हमने लाइट पास की। अब ये जो लाइट है ये जा रही है एक प्रिज्म में से। ओके, ये जो लाइट है ये किससे जा रही है, एक प्रिज्म में से जा रही है। अभी हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो डेविएट होगी, यानी वो जिस रास्ते पे जा रही है वो उस रास्ते से वो अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेगी, जिसे हम रिफ्रैक्शन बुलाते थे। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे एयर हमारा मीडियम है और एक ग्लास प्रिज्म है जो ग्लास से बना होगा। तो यहाँ पे जैसे मीडियम चेंज होगा, ये जो हमारी लाइट रे है ये अपनी पाथ को चेंज करेगी, यानी इसका रिफ्रैक्शन होगा। और स्कूल्स में हमें पता है कि ये जो लाइट है ये यहाँ पे बेंड हो जाती है, और बेंड होके हमें यहाँ पे 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 7 कलर्स का बैंड मिलता है, जिस बैंड को हम क्या बुलाते हैं, वेबजियो, जिसमें कलर कुछ इस तरह से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ओके, इस तरह से आपको उसमें कलर दिखेंगे। अभी ऐसा हुआ क्यों? सी, ये जो लाइट थी इट इज अ व्हाइट लाइट। ओके, ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। अभी व्हाइट लाइट तो बनती है इन 7 कलर्स से, और यहाँ पे ये जो सारे 7 के 7 कलर्स है सबकी वेवलेंथ अलग है। से वेवलेंथ क्या है मैंने आपको इस लेसन के सेकंड लेक्चर में अच्छे से बताया। तो देखो, व्हाइट लाइट बनती है 7 कलर्स से, और इन 7 के 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, यानी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ वॉयलेट कलर। तो और बाकी सबकी ना रेड और वॉयलेट के बीच लाई करती है। तो इन 7 के 7 कलर्स की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। अभी होता क्या है, क्योंकि इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, तो जब ये सब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो सबके सब अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सबसे छोटी जो वेवलेंथ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट, वो सबसे ज्यादा डेविएट हुई। सी, इस रास्ते पे जा रही थी लाइट, तो वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा बेंड हुआ है, वो एकदम नीचे आ गया। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट है दैट इज रेड, वो काफी कम डेविएट होती है। तो देखो, रेड काफी कम डेविएट हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे आया, मतलब लाइट ऐसे जब चली जाती, रेड थोड़ा सा नीचे आ गया है। यस, और बाकी सारे कलर्स रेड, और उनका जो डेविएशन है वो रेड और वॉयलेट लाइट के बीचों बीच है। तो क्योंकि इन सबकी वेवलेंथ अलग थी, इसलिए जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे थे सब अलग अलग एंगल पे डेविएट हुए, और क्योंकि सब अलग अलग एंगल पे डेविएट हुए तो इसलिए हमें ऐसा बैंड मिला। अब ये जो बैंड है इसे हम बुलाते हैं द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या बुलाते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, आप ये स्पेक्ट्रम देखो, स्कूल में भी आपने देखा होगा, क्या इसमें से एक भी कलर गायब हो जाएगा कभी? नहीं, सारे के सारे कलर एकदम अच्छे से प्रेजेंट है, और उसमें से जो कलर्स है वो एक दूसरे में मिक्स होते हुए दिखते हैं। जैसे रेड ऑरेंज ऑरेंज में मिक्स होगा, फिर ऑरेंज येलो में, येलो ग्रीन में, ग्रीन ब्लू में, ब्लू इंडिगो में, और इंडिगो वॉयलेट में।
जो सारे कलर है वो एक दूसरे में एकदम मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं, बीच में एक भी गैप नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ सारे कलर एकदम कंटिन्यूअस है, बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। बट इस स्पेक्ट्रम की स्टडी हमें यहाँ पे नहीं करनी, हमें स्टडी करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे एटम्स इन्वॉल्व हो। तो एटम्स के केस में हमारे पास दो दो स्पेक्ट्रम है, उनमें से भी हमें एक ही स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। चलो देखते हैं क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी समझो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया। अभी इस कंटेनर में एक गैस है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस है। बिकॉज बोर्स ने जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा तो उसी से उन्होंने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है। यस, तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में ज्यादातर बातें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही होगी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है। तो यहाँ मैंने इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ली। अभी हुआ क्या कि इस सोर्स से आई होगी लाइट। यस, ये लाइट का सोर्स है, तो इस लाइट के सोर्स का काम क्या है, लाइट देना। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब सोर्स से यहाँ पे लाइट आ रही है, वो लाइट इस हाइड्रोजन पे पड़ रही है, इस हाइड्रोजन गैस पे पड़ रही है, और उसके बाद वो लाइट यहाँ से आगे चली आती है। यस, फिर इस लाइट के सामने हमने रख दिया एक प्रिज्म। इस लाइट के सामने हमने क्या रख दिया, एक प्रिज्म। प्रिज्म क्यों रखा, ताकि ये जो लाइट है वो जितने कलर से बनी है वो सारे कलर सेपरेट हो जाए और हमें ये पता चल सके कि इस लाइट में कितने कलर है। अभी ये जब लाइट इस प्रिज्म से टकराए, हाइड्रोजन गैस से पास होने के बाद जब ये लाइट प्रिज्म से टकराए, अगेन यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना। ये लाइट ऐसी बाहर आई और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम। बट इस स्पेक्ट्रम में एक खास बात, इस स्पेक्ट्रम में क्या था कि कहीं कहीं डार्क स्पेसेस नजर आने लगी। यानी ये जो चार लाइंस में बना रहा हूं, ये असल में क्या है, दे आर दी डार्क स्पेसेस। डार्क स्पेसेस का यहाँ पे मतलब है कि ये जो चार लाइंस थे इनमें कोई कलर ही नहीं था, और बाकी के जो पार्ट्स थे, ये वाले पार्ट्स, ये सब के सब कैसे पार्ट थे, दे वर दी कलर पार्ट। ये सब के सब कैसे पार्ट थे, कलर थे। इनमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, सब सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे थे। बट बीच में के कुछ कलर्स जो थे वो गायब थे। यस, जैसे कि ये चार कलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके बजाय यहाँ पे क्या आ गई, डार्क स्पेस आ गई। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बुलाते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ना इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बुलाया जाता है, इसका रीजन अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। या ऐसा आप समझ सकते हो कि यहाँ के जो तीन कलर्स थे या चार कलर्स थे, उनकी लाइट हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर दी। यस, इसलिए इसे बुलाया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं था, बट हुआ क्या, यहाँ पे जब लाइट सोर्स से लाइट आई, कुछ लाइट वो इस हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी बची हुई लाइट को आगे जाने दी। यस, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वो यहाँ पे दिखेगी क्या, अब कुछ नहीं दिखेगी, बिकॉज वो लाइट तो हाइड्रोजन के पास है। तो इसलिए यहाँ पे डार्क स्पेसेस नजर आने लगी, और क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वो नहीं दिखाई देती, इसलिए हम इसे बुलाते हैं द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, हुआ क्या कि हाइड्रोजन ने तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। साइंटिस्ट ने थोड़ी देर बाद देखा कि ये हाइड्रोजन गैस भी लाइट एमिट कर रहा है। यस, यानी ये लाइट इसके पास आ गई। अभी लाइट को आप बंद कर दो। तो हाइड्रोजन गैस खुद बाय खुद एक रेडिएशन बाहर छोड़ रहा था, ये भी अपने अंदर से लाइट बाहर छोड़ रहा था। तो हमने क्या किया कि हाइड्रोजन से जो लाइट निकल रही थी, अगेन उसके सामने एक प्रिज्म रख दिया। क्यों, बिकॉज हमें ये जानना था कि अभी इस हाइड्रोजन से जो लाइट रेज निकल रही है उनमें कितने टाइप के अलग अलग कलर्स हैं। तो जब ये लाइट रेज प्रिज्म से टकराई, अगेन प्रिज्म ने क्या किया, यहाँ पे सामने एक बैंड बनाया। बट इस बैंड की इंटरेस्टिंग बात देखो, इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग बात है वो देखो। इस बैंड में अगर आप देखोगे तो ये और ये ऐसी चार लाइन्स ही सिर्फ आई, सिर्फ चार लाइन्स ही आई, जो चारों लाइन्स कैसी थी, कलर्ड थी। चारों की चारों लाइन्स कैसी थी, कलर्ड। और बाकी ये जो पार्ट था ना, ये सारे पार्ट, ये सब के सब डार्क स्पेसेस थे। ये सब के सब कैसे थे, डार्क स्पेसेस थे। यानी हमने क्या देखा, जो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन में मिला उसका अपोजिट हमें एमिशन में मिला। हाँ, इस स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बुलाते हैं, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। सो दिस इज नोन एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो तीन टाइप के स्पेक्ट्रम है हमारे पास, अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में सारे कलर्स दिखते हैं, बीच में एक भी गैप नहीं। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि कलर्स तो दिख रहे हैं
बट बीच बीच में कुछ जगह गैप छूट जाते हैं। और वो गैप क्यों है? बिकॉज उन गैप्स की जो एनर्जी है या जो लाइट है वो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर ली। अभी हुआ क्या कि जो लाइट हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की थी, थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन ने वो लाइट वापस से दे दी। नाउ क्यों दी, वो सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे हम सब देखने वाले हैं कि ये सारे स्पेक्ट्रम फॉर्म कैसे होते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हाइड्रोजन ने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी, जिस लाइट के कलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी देर बाद इस हाइड्रोजन ने वही सारी लाइट रेज एमिट की। अभी वही सारी लाइट रेज एमिट की तो यहाँ पे सिर्फ वही 4 लाइट रेज दिखाई दे रही थी जो यहाँ से गायब हो गई थी। बाकी सारी लाइट रेज बाकी जगह क्या थी, सिर्फ डार्क स्पेसेस। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं द एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कलर्स दिखाई नहीं देते वो सारे के सारे कलर्स आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। एंड वन मोर थिंग, जो कलर यहाँ दिखाई देंगे वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, उनके जगह क्या होगी, डार्क स्पेसेस। तो हम बुला सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। यस, फोटोज में पता होगा आपको नेगेटिव है कि कलर एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। जो कलर यहाँ नहीं होंगे वो कलर यहाँ दिखने लगते हैं, और जो कलर यहाँ पे हैं यहाँ पे उनकी जगह डार्क स्पेसेस दिखते हैं। इसे हम फोटोज में नेगेटिव्स बुलाते हैं। ओके, सो दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोजन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी उसने बाहर दी। अभी उस एनर्जी से यही 4 लाइट रेज बनने वाली थी, तो वही स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई। बाकी सारी लाइट रेज हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की थी क्या? नहीं, वो तो उसने आगे पास कर दी थी। यस, इसलिए वो तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिख गई। जो हाइड्रोजन ने सिर्फ एब्जॉर्ब की थी और वो बाद में एमिट की, इसलिए यहाँ पे ये एमिशन स्पेक्ट्रम बना। नाउ ये सब क्यों होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो बोर्स का 6th पोस्टुलेट है वो क्या है। नाउ जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, ओके, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, इट कैन नॉट गेन और लूज एनर्जी। जब तक वो एक ही ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है वो एनर्जी ले भी नहीं सकता और ना ही एनर्जी दे सकता है। बट अभी ये सुनो, इलेक्ट्रॉन कैन गेन एंड लूज एनर्जी। सर ये क्या बोल रहे हो, लास्ट लेक्चर में तो आपने बोला ये नहीं हो सकता। पूरा सुनो अभी, इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन और लूज कर कैसे सकता है, इनको एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है और एनर्जी रिलीज कैसे कर सकता है? तो याद रखो, सी व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट जम्प्स टू हायर ऑर्बिट, इट जम्प्स टू हायर ऑर्बिट। यानी अभी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं रहता, वो उसके बजाय उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप मारता है। ये मैं डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, इट जम्प्स टू लोअर ऑर्बिट। ओके, सी अब ये बात क्या है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मैं एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं। ओके, तो देखो बीच में न्यूक्लियस आता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, ये रहा हमारा थर्ड ऑर्बिट और ये रहा हमारा फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। यस, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए ना। अगर आप देखें, आपको इन सारे शेल्स की एनर्जी पता होनी चाहिए ना। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था कि एनर्जी इक्वल्स टू -3.6 इंटू Z²/n²। यस, अगर हाइड्रोजन के लिए आप इन चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालें तो वो काफी इजी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही। तो जस्ट शेल का नंबर पुट करते जाना है और आपका आंसर मिलता जाएगा। जैसे पहले शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो 1 इंटू -13.6 होगा। तो पहले शेल की जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेल की जो एनर्जी होती है वो हम जूल्स में मेजर नहीं करते, वो हम इलेक्ट्रोवोल्ट में मेजर करते हैं। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से -13.6 को डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा -8.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल। समझ में आ रहा है ना?
शेल का नंबर यहाँ पे पुट करना है और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करते रहना है। थर्ड शेल, यस, थर्ड शेल की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 से -13.6 को डिवाइड करो, आंसर आएगा -1.51। दिस इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सबके सब इलेक्ट्रोवोल्ट में, ओके, तीनों की तीनों एनर्जीज कहती हैं इलेक्ट्रोवोल्ट में। और लास्ट शेल दैट इज द फोर्थ शेल लास्ट नहीं होता वैसे, यहाँ मैंने फिगर का हमारा लास्ट शेल है, तो 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 और 16 डिवाइडेड बाय -13.6 हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ ये 34 है, -3.4 -1.51 एंड -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आती है पहले 4 ऑर्बिट की एनर्जी, बट ऑफ विच एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इस टाइप से भी एमसीक्यू पूछा जाता है, आपको वैल्यूज दी जाएगी और इनमें से कौन सी वैल्यू हाइड्रोजन के ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है, ये पूछा जाता है। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चारों वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे अगर ये फॉर्मूला लगाते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो इजी है ये सारे वैल्यूज लर्न कर लो। ओके, पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 एंड फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। इजी वैल्यूज है, काफी इजीली आप इन्हें याद कर सकते हो। ओके सर, आपने वैल्यूज लिख लिया, अब इसका मतलब क्या है? ओके, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी को गेन और लूज कर सकता है, बट होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह हायर ऑर्बिट में जंप करता है। यानी ये पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसे एनर्जी दे दूं तो ये क्या करेगा, पहले ऑर्बिट को छोड़ देगा और दूसरे ऑर्बिट में जंप करने लगेगा। यस, अभी तो वो ऑर्बिट चेंज कर रहा है, एक ऑर्बिट में है क्या? नहीं, मैंने बताया था जब तक वो एक ऑर्बिट में रहेगा तब वो एनर्जी को गेन और लूज नहीं कर सकता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑर्बिट चेंज कर रहा है और क्योंकि वो ऑर्बिट चेंज कर सकता है इसलिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में उसकी एनर्जी क्या है, -13.6, तो अगर मैं इसे 9 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दूं तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगा? तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आपने इसे +9 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दी, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, माइनस प्लस माइनस, ये 6 का 6, ये आ जाएगा 3 13 2 सॉरी 4, तो -4.6, ये आपका आंसर आएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास -4.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी है, बट क्या ऐसा कोई ऑर्बिट है यहाँ पे जिसकी एनर्जी ये है? नहीं है। सी, बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में ये एक स्पेशलिटी थी कि हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, ओके, वो चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दे दो, उसके पास अभी कितनी एनर्जी है, -4.6, बट इतनी एनर्जी लेके वो कहाँ जाए, कोई ऑर्बिट ही नहीं है वैसा, तो वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट सारे टाइप के एनर्जीज वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो सर वो 9 एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या एब्जॉर्ब करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी जब आप उसे प्लस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दोगे, ओके, उसके शेल की एनर्जी नेगेटिव होती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। तो प्लस में हम उसे 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी देते हैं, तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 - 2 4, करेक्ट, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 - 2 4, 3 - 0 3, 1 - 1 0, तो आपका आंसर आता है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। और क्या -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट का ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दो तो ये यहां से जंप करेगा और आ जाएगा सेकंड ऑर्बिट में। यस, तो हुआ क्या यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये होता है, हुआ क्या कि जब यहां से लाइट रेज आ रही थी, ये क्रॉस को मिटा दो, जब यहां से लाइट रेज आ रही थी तो कुछ जो एनर्जीज है वो एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर ली और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब की वो नेक्स्ट शेल में कूद गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वहां यहाँ पे वो एनर्जी यूज हो जाती है। अभी क्योंकि वो एनर्जी तो हाइड्रोजन के एटम के पास है और जो एनर्जीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो आगे चली गई। जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन ने 9 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब की क्या? नहीं। यस,
क्यों? बिकॉज वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता, तब भी यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं था जिसमें वो जा सकता था, इसलिए उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो आगे पास हो जाती है, और जब हम उन्हें प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। और यहाँ पे ये जो 4 लाइंस हैं, इन 4 एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर पाया। मैंने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे 1 से लेके 10 तक सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी ही एब्जॉर्ब हो पाई, बाकी के बीच के एब्जॉर्ब हो पाए क्या? नहीं। तो इन सारे कलर्स में से जस्ट यही 4 कलर ऐसे थे जिनकी एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर पाए, और एब्जॉर्ब करके उन्होंने क्या किया, वो हायर शेल में जंप मार गए। यस, अगर आप देखें आपको, हाँ, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स को सिर्फ लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार सकता है, दूसरे से तीसरे में जंप मारेगा, यानी वो एक ऑर्बिट से सिर्फ अगले वाले में जंप मार सकता है, वो 2-3 ऑर्बिट को छोड़कर डायरेक्टली नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप मार नहीं सकता। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कर सकता है। यानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इलेक्ट्रॉन पहले से डायरेक्टली तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर आप इसे एनर्जी दे दें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, +12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी एनर्जी अगर आप इसे दे दें तब देखो क्या होता है, 2 एनर्जी, तो देखो माइनस प्लस माइनस होगा, तो अभी आप इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, करेक्ट, 10 - 9 1, ये 5, 3 - 2 1, 1 - 1 0, और प्लस माइनस माइनस, तो देखो आपके पास एनर्जी कितनी है, अभी आपके पास एनर्जी है -1.51, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए इरेज कर देता। तो आपके पास अभी इतनी एनर्जी है। अभी क्या इस एनर्जी का ऑर्बिट है क्या आपके पास? है, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दे दोगे तो सीधे सीधे तीसरे ऑर्बिट में जंप कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अलग अलग ऑर्बिट में जंप कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या वो सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है? नो। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। नोट्स में राइट डाउन कर लो ये बात, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एनर्जी, जैसे कि 10.2, 12.09, ऐसे कुछ वैल्यूज वो एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी सारे नहीं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या वो उसी ऑर्बिट में रहा क्या? नहीं, उस ऑर्बिट में रह भी कैसे सकता है, अभी उसके पास ज्यादा एनर्जी है। सी, ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव में जो चीज बड़ी दिखती है ना वो छोटी होती है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है बट नेगेटिव में इसलिए सबसे छोटा होगा। तो जैसे -13.6 के कंपैरिजन में -1.51 बड़ा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते जाती है इसलिए वो अभी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता, इसलिए वो आगे आगे जंप करते रहता है। ये सक्सेसफुली बोर्स ने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उनका एटॉमिक मॉडल उस टाइम थोड़ा सा फेमस हो गया था। ओके, नाउ दूसरी बात हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तब क्या होगा। सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तो वापस से पहले ऑर्बिट में आ जाएगा। यानी सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में भेजा, सेकेंड ऑर्बिट में उसके पास थी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट की। यस, अभी उसे यहां से आना है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट में। यस, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट से उसे कहां तक आना है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट में। यानी सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जाना है पहले ऑर्बिट में। बट इलेक्ट्रॉन ऐसा कर क्यों रहा है? तो सिंपल सा रीजन है, ये स्टेटमेंट आप राइट डाउन करो, इलेक्ट्रॉन वांट्स टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। कोई भी इलेक्ट्रॉन उससे अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में ही रहना है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले ऑर्बिट में था, वही उसका सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट है। और इलेक्ट्रॉन क्या, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ना सब अपनी लोएस्ट एनर्जी वाले स्टेट में ही रहना चाहती है। बिकॉज जब भी आप आपके लोएस्ट एनर्जी वाले स्टेट में हो आप सबसे ज्यादा स्टेबल। वर्ल्ड में कोई भी चीज देख लो, यस, हमेशा आपने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आती है। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड में सारी चीजों को लोअर एनर्जी वाले स्टेट में रहना है। बिकॉज जब वो लोअर एनर्जी वाले स्टेट में है तभी वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। यस, तो ये अपने लोएस्ट स्टेट में ऑलरेडी है। आपने क्या किया, हमने इसे एनर्जी दे दी, एनर्जी देके ये इसने सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया। अभी सेकेंड ऑर्बिट एक हायर ऑर्बिट है जिसके लिए उसके पास
ज्यादा एनर्जी है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट करके ये अनस्टेबल होने लगा, और इसलिए अभी ये एनर्जी देना चाहता है वापस से। क्यों? बिकॉज इसे जाना है लोअर स्टेट में, तो इसे अभी यहां से यहां तक जाना है। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, -13.4 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट दे दी। किसने? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट दे दी, और जैसे इसने इतनी एनर्जी बाहर दे दी, उसकी एनर्जी वापस से कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी पहले ऑर्बिट की एनर्जी। तो वो चला गया वापस से पहले ऑर्बिट में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल होने लगता है। इसलिए थोड़ी देर बाद वो खुद अपना, उतना टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, वैसे टाइम बहुत ही छोटा होता है, ओके, मतलब 10⁻⁻ समथिंग, 10⁻⁻ में ही पावर होती है, बहुत ही छोटा टाइम होता है जिसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने पास रख सकता है। तुरंत वो एनर्जी को लूज कर देता है, बिकॉज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अनस्टेबल होने लगता है। स्टेबल होना है उसे, वापस से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में जाना है, तो जितनी एनर्जी उसने पहले एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी वो वापस से दे देता है। तो यहाँ पे सेकंड केस में ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम बना है, ये उसी एनर्जी की वजह से बना है। जो एनर्जी हाइड्रोजन ने यहाँ पे एब्जॉर्ब की, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। स्टेबल होने के लिए उन्हें वो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी वापस से देनी थी, और वापस से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आना था। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इसका ओरिजिनल ऑर्बिट क्या है, पहला ऑर्बिट। आप हमने इसे एनर्जी दी और इसे दूसरे ऑर्बिट में डाल दिया, बट वो अनस्टेबल होने लगा। तो इसने क्या बोला, नहीं नहीं मैं अनस्टेबल हूं, मुझे जाना है अपने घर, यानी पहले ऑर्बिट में। तो इसने एक्स्ट्रा वाली एनर्जी, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली वही अमाउंट की एनर्जी वापस से दे दी, और वापस से पहले ऑर्बिट में यानी अपने घर पहुंच गए। तो एमिशन स्पेक्ट्रम उस एनर्जी से फॉर्म होता है, जो एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने पहले एब्जॉर्ब की और बाद में एमिट की, उन एनर्जी से, उस एनर्जी से ये एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। और इसी एमिशन स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं द लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बुलाते हैं? द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बुलाया होगा, ये तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। बिकॉज पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ 4 ही लाइन है, बाकी की लाइंस दिख रही है क्या? नहीं, बाकी के सारे कलर्स तो ब्लैक है, एकदम डार्क स्पेसेस है। तो क्योंकि यहाँ लाइंस में कलर दिखते हैं, इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। या और एक वर्ड है इसके लिए, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा हुआ, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम, ये कलर है बीच में टूट गया, ये कलर है बीच में टूट गया, ये कलर है बीच में टूट गया, ये कलर। तो ये स्पेक्ट्रम कैसा है, बीच में टूटा हुआ है, बीच के ये जो कलर है वो नहीं, वो टूटा हुआ है, तो इसलिए इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमारे पास हमारी आइडेंटिटी के लिए सबके पास यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट से हमें पहचाना जा सकता है, और दुनिया में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे को सेम नहीं होते। यस, मेरे फिंगरप्रिंट्स किसी और को सिमिलर नहीं होंगे। तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो जस्ट मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक करो, आइडेंटिफाई हो जाएगा। यस, तो उसी तरह ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, और जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हमारी आइडेंटिटी का काम करते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम उन एलिमेंट्स की आइडेंटिटी। यदि हर एक एलिमेंट का आप लाइन स्पेक्ट्रम देखो, एकदम अलग अलग है। यस, अभी साइंटिस्ट यही लाइन स्पेक्ट्रम यूज करते हैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के। यानी हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट है, ओके, सपोज यहाँ पे हमने जितने एलिमेंट्स हमें पता है वो एक साइड रख दिए। अब एक दिन क्या हुआ, साइंटिस्ट को एक नया एलिमेंट मिला, तो साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं, उस एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम निकालते हैं, यानी उस एलिमेंट को लाइट के सोर्स के सामने रखते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसे क्या करते हैं, उससे जो लाइट बाहर निकल रही है उसका एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। फिर जो स्पेक्ट्रम आया उसे चेक करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम जो ऑलरेडी हमें एटम्स पता है उनमें से किसी का है क्या, हाँ उनमें से ही किसी का है, यानी ये तो ये एलिमेंट रहा। यस, इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे बंसेन, ओके, उन्होंने थैलियम, देन गैलीलियम, जर्मेनियम, कैंडियम, ऐसे सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था उनका लाइन स्पेक्ट्रम यूज करके। तो इससे हमें हेल्प होती है कि अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, ओके, जो हमें पता नहीं है क्या है, तो जस्ट उसका लाइन स्पेक्ट्रम निकालो, तुरंत पता चल जाएगा वो पुराना ही एलिमेंट है या कोई नया एलिमेंट है। तो दे वर्क एज द फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स की क्या है, फिंगरप्रिंट की तरह वो काम करता है, उनकी आइडेंटिटी हमें बताता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि लाइन स्पेक्ट्रम बनते क्यों है। हाँ, ये चीज आप और एक तरीके से कर सकते हो, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है तो क्या करो, हमेशा लाइट यूज नहीं करते, कभी कभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, उसे हीट कर देते हैं। हीट भी क्या है, एक तरीका ही जिससे आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसे हीट भी किया ना तो भी आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ओके, हाँ उस केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए वैसी लाइट ही आपको चाहिए। ओके,
कि उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाए और बची हुई लाइट आपको सामने दिखे, तो उस केस में लाइट सोर्स लगेगी। एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए एक तो लाइट दो या नीचे से हीट कर दो, जैसे हीट करोगे वैसे भी उसे एनर्जी मिल रही है और वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी देर बाद वही एनर्जी को बाहर एमिट करके आपको ये लाइन स्पेक्ट्रम दे देगा। नाउ इस लाइन स्पेक्ट्रम में अगर आप देखोगे तो कुछ सीरीज बनने लगी। वो सीरीज क्या है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूँ। क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को लूज भी कर सकता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। ओके, क्यों? बिकॉज अभी उसके पास ज्यादा एनर्जी है। यस, सी दोनों में से कौन ज्यादा है? ऑफकोर्स ये ज्यादा है। नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वही बड़ा है। यस, ये नंबर छोटा है अगर आप देखो तो, बट माइनस साइन है आगे तो ये बड़ा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है इसलिए वो दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है और जब उसे एनर्जी लूज करनी होती है तो इजी वो एनर्जी को लूज करके वापस से पहले ऑर्बिट में आ जाता है। बट क्यों आता है पहले ऑर्बिट में? बिकॉज ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट करके वो अनस्टेबल होने लगता है। यस, और वापस से स्टेबल होने के लिए वो लोअर स्टेट में आना चाहता है। ओके, और वन मोर थिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही एब्जॉर्ब कर सकता है और उसी की वजह से हर एटम का जो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, वो एकदम अलग होता है। ये क्लियर हो गया? अभी मैंने आपसे क्या बात की कि लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज फॉर्म होने लगी ना, वो सीरीज कैसे बनी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट मी रेज दिस। अब यहां पे अगर आप देखें, हाँ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी सपोज यहां पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एनर्जी को लूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने पिछले ऑर्बिट में आएगा, यस लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो वो एनर्जी लूज करेगा। यस, जब वो एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलेगी? वेव्स के फॉर्म में। तो उन वेव्स की अगर आपसे वेवलेंथ किसी ने पूछ ली तो वो कैसे आप फाइंड करोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सी। सी अभी इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? ओके, इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? सिंपल है, एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट। सिंपल है, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दो। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में था वो उसका फाइनल ऑर्बिट ये वाला, उसे माइनस करो उसके इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी से, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहां से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। जैसे -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट को -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ये वैल्यूज वहां पे पुट करोगे अगर आप, तो देखो क्या होगा, -3.4, सॉरी फाइनल ये नहीं है, फाइनल क्या है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और इनिशियल क्या है -3.4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3.4 -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा -10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। now एनर्जी माइनस क्यों है? सिंपल है, जब भी आप एनर्जी को लूज करोगे आपका तो लॉस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो रहा है ना, इसलिए एनर्जी नेगेटिव। हमेशा याद रखो, किसी चीज से अगर एनर्जी बाहर जा रही है तो वो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। हमने इलेक्ट्रॉन को कौन सी एनर्जी दी? हमेशा पॉजिटिव। और उसमें से जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? बिकॉज वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है और जब भी एनर्जी का लॉस होगा वो नेगेटिव ही होगी। मिल गया आंसर? तो इस तरह से हमें ये तो मिल जाएगा कि कितनी एनर्जी वहां से बाहर निकल रही है, बट ये आप कैसे पता लगाओगे कि जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो वेव्स के फॉर्म में निकल रही है? ये तो पता है। अभी उन वेव्स की अगर आपसे किसी ने वेवलेंथ पूछ ली तब क्या करोगे? तो यहाँ पे याद रखो कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि hc/λ। क्या फॉर्मूला होता है? hc/λ। तो सी फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी कर लो, आपको डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। यस, और अगर आपको वेव्स की एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, हाँ ये लिख लो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ वेव्स। कि वेव्स की एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए ना तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो एनर्जी वेव्स बन रहे हैं उनके पास कितनी एनर्जी है? डेल्टा ई। तो उसका फॉर्मूला होगा hc/λ, जहाँ h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6, हाँ कहीं कहीं 626 दी है, कहीं कहीं 636 दी है। ओके, इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। c की वैल्यू, c है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इस वेव की वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है ये मैं आपको बता चुका।
तो जस्ट एच और सी दोनों कांस्टेंट, वैल्यूज पुट करो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो सारे कांस्टेंट्स हैं उन्हें एक तरफ ले आते थे और उनकी वैल्यूज पुट करके उन कांस्टेंट से एक नंबर बना देते। वही हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करो, जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, ऑर्बिट की एनर्जी। ऑर्बिट की एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में। यस, और आपको क्या फाइंड करना है इससे, लैम्डा यानी वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ चाहिए आपको आर्मस्ट्रांग में, बट प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है ना वो अलग, मतलब गड़बड़ है। जैसे एच, इसकी वैल्यू जूल्स में होती है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो खटपट करनी पड़ेगी, वो काफी हार्ड है। आप एक सिंपल सी मेथड करो, सी मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू डाली, सी की वैल्यू डाली, दोनों को सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया, ये क्या आंसर आया 12357 अपॉन लैम्डा। ये हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, थर्ड से वापस फर्स्ट में आ रहा है, यस थर्ड से वापस से फर्स्ट में आ रहा है, तो थर्ड से फर्स्ट में आने के लिए उसे एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो उससे जो वेव बनती है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे ये कर लोगे। पहले इनिशियल ऑर्बिट कौन सा होगा, थर्ड ऑर्बिट, बिकॉज वो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, पहले वो थर्ड में था, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है ना, तो इनिशियल थर्ड ऑर्बिट, फाइनल फर्स्ट ऑर्बिट, दोनों की एनर्जी को माइनस करो, डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर डेल्टा वी ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ओके, उससे आप लैम्डा निकाल लो। यस, और याद रखो डेल्टा ई की वैल्यू होगी इलेक्ट्रोवोल्ट में, और इलेक्ट्रोवोल्ट में ही उसे पुट करना है, और आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो अपने आप एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो ये है एक सिंपल सा शॉर्टकट जिससे आपका आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, तो इतना राइट डाउन कीजिए। ओके, प्लीज क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? ओके, नाउ ये भी एक तरीका है, बट हमारी बुक में एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, बिकॉज एनर्जीज का फॉर्मूला तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो पहले आप उस तरह से एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर जाके लैम्डा निकालना पड़ेगा, वो काफी लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ जिससे हम तुरंत लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड जैसे क्वेश्चन में हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है, एनर्जी निकालने की भी जरूरत नहीं, तुरंत फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला देते हैं जो हमारे बुक में भी मेंशन किया हुआ। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या लिखा था कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट। ओके, नाउ कंसीडर, यहाँ पे हम एक केस कंसीडर करते हैं। कंसीडर द इनिशियल ऑर्बिट B2 एंड या N2 समझो उसे, चलो N2 एंड द फाइनल ऑर्बिट बी N1। यस, इनिशियल ऑर्बिट यानी कौन सा, सेकंड ऑर्बिट है हमारा, और फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो सेकंड से फर्स्ट में आते वक्त वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा वो हमें फाइंड करना है। और इस इक्वेशन से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि लैम्डा कैसे निकालना है। ओके, एंड में हमें लैम्डा ही निकालना है, और उसका प्रूफ कैसे वो देखते हैं। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू ये फाइनल एनर्जी की, फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी है, तो जेड स्क्वायर अपॉन अभी एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट क्या है हमारा N1, सो अपॉन N1 स्क्वायर। यस, एनर्जी की यही वैल्यू है C, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n क्या है, n वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट की एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे EF था यानी फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी। यस, तो n की जगह क्या पुट करूंगा मैं, फाइनल ऑर्बिट, और फाइनल ऑर्बिट है कौन सा, पहला ऑर्बिट, बिकॉज अभी मोशन सेकंड से फर्स्ट में आ रही है, तो सेकंड हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, वहां से हम फर्स्ट में आ रहा है जो हमारा फाइनल ऑर्बिट होगा। ये होगी एक वैल्यू, माइनस ये माइनस इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी। अभी इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट, तो सेम फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। करेक्ट, N2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट, ये हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, तो इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी यानी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी अब इसी फॉर्मूले से देंगे। यस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये टर्म प्लस है यानी पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे। तो देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये टर्म पॉजिटिव हो गई, इसे मैं आगे लिखता हूँ। सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है,
किसका? उस एलिमेंट का जिसकी एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं। ये माइनस 13.6 इंटू z² अपॉन n1²। ओके, क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? ऑफ कोर्स, इस टर्म में और इस टर्म में 13.6 z², 13 इंटू 13.6 इंटू z² कॉमन है, निकाल लो, यानी सेम है, कॉमन में निकाल लो। तो 13.6 इंटू z² ये हमने निकाल लिया कॉमन में। यहां से 13.6 और z² को बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या? 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस यहां से अगर 13.6 इंटू z² को बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, x की वैल्यू है डेल्टा ई। बट अगर आप देखें तो ये n2 क्या था? n2 था हमारा इनिशियल ऑर्बिट, तो 2 की जगह यहाँ पे मैं क्या i लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। n2 मतलब ही इनिशियल ऑर्बिट था और n1 क्या था? हमारा फाइनल ऑर्बिट। तो अभी ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी ऑर्बिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखो पहले आप यहाँ पे इनिशियल ऑर्बिट डालोगे, यानी वो हायर ऑर्बिट जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद फाइनल ऑर्बिट यानी वो छोटा ऑर्बिट या वो लोअर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है, बिकॉज तभी जाके वो एनर्जी को लूज करेगी। अभी मैंने आपको डेल्टा ई की वैल्यू दी थी। डेल्टा ई की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको? hc अपॉन लैम्बडा। और ये पूरा सॉल्यूशन हम कर क्यों रहे हैं? लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने की। तो मुझे बताओ क्या इस डेल्टा ई की जगह मैं hc अपॉन लैम्बडा डाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स डाल सकता हूँ, यस, बिकॉज ये पूरी एनर्जी किसकी है? ये एनर्जी है हमारी वेव की। सी इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करके वो एनर्जी मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन जंप करते वक्त लूज करता है। वो एनर्जी से बनती क्या है? एक वेव बनती है। और वेव की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो अभी हमने वेव की तो एनर्जी निकाली और उसका फॉर्मूला ये। अभी यहाँ पे देखो hc डिवीजन में है, यहाँ पे लाओ, सॉरी h इंटू सी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे लाओ डिवीजन में चले जाएंगे, करेक्ट। तो सी यू विल गेट 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc इंटू z² इंटू 1 अपॉन ni² माइनस 1 अपॉन nx², यानी इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे एक और बात नोटिस करें तो 13.6 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, कुछ समझ में आया? जो हम हमेशा कर रहे हैं अब तक कि कांस्टेंट टर्म्स मिली उनकी वैल्यूज को यहाँ पे डालो और एक नंबर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ भी मैं वही करूंगा, h और c की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे मुझे एक नंबर मिला, जो नंबर मैं पुट नहीं करूंगा उसका एक सिंबल पुट कर दूंगा, दैट इज r। सो r z² इंटू 1 अपॉन ni² ni² माइनस 1 अपॉन nf²। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा इनिशियल ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट हो जाएगा फाइनल ऑर्बिट। तो डायरेक्ट ऑर्बिट की वैल्यूज पुट करो, एनर्जी की वैल्यू ढूंढने की जरूरत भी नहीं। यानी पहले जो मैंने बताई थी मेथड वो थोड़ी सी लेंदी थी, यहाँ तो डायरेक्टली मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ सीधे सीधे लैम्बडा निकालने का। तो जस्ट ऑर्बिट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, z यानी जिस एलिमेंट को आप डिस्कस कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर पुट करो और r की वैल्यू पुट करो। बट सर r की वैल्यू है क्या? तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू याद नहीं करनी, बट r की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू याद करनी नहीं है, हाँ यूनिट भी लिखो, मीटर इनवर्स। इसे हम बुलाते हैं द रेबर्ग कांस्टेंट। ओके, रेबर्ग कांस्टेंट। रेबर्ग कांस्टेंट की क्या कहानी है ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया जहां पे अगर आपको ऑर्बिट का नंबर भी पता हो, उनकी एनर्जी अगर आप भूल भी गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो और लैम्बडा की वैल्यू निकालो। हाँ, वन मोर थिंग, आर की वैल्यू याद करोगे क्या? नहीं, आर की वैल्यू क्यों याद नहीं करनी वो मैं आगे आपको बता दूंगा। यस, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और जो वो एनर्जी लूज करेगा तो उस एनर्जी से वेव बनेगी। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उस वेव की वेवलेंथ कितनी है, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो। यस, और जब बताया जाए कि उन दोनों की एनर्जी का इतना डिफरेंस है, यस, कि दोनों ऑर्बिट के एनर्जी में इतना डिफरेंस है, तो डेल्टा ई की वैल्यू दी होगी, उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
ओके, सी क्वेश्चन में अगर ऑर्बिट का नंबर मेंशन नहीं है, उसकी जगह क्या मेंशन है कि दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इतना है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू दी है, उससे आपको लैम्डा निकालना है। तो एच और सी की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में भी मैंने बता दिया था, 1 2 3 5 7, करेक्ट। हाँ 1 2 3 5 7, वो ये पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन जब अपना लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है तो कुछ सीरीज बनने लगी ना, वो सीरीज असल में है क्या वो मैं आपको बता दूं, और वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों आर की वैल्यू लर्न नहीं करनी है। आर की मैं आपको एक नई वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। तो सी ये कर लूं, हाँ इसकी वजह से जरूरत नहीं हमें। तो क्या हम हमारे इक्वेशंस यहाँ पे साइड में लिख लें। ओके, सबसे पहले एनर्जी का हमने डेल्टा ई का एक इक्वेशन बनाया था, क्या कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, छोटा हो गया ना, जगह छोटी हो गई। आपके बुक में और यहाँ वाले इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्यों, आपके बुक में जो इक्वेशन दिया है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए मैं नहीं लिख रहा, मैं सारे एटम्स के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ, इसलिए मेरे वाले में जेड लिखा है। और अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो जेड की जगह 1 पुट करो, आपका और मेरा इक्वेशन मैच करने लगेगा। डाउट आ रहा है तो करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1 अपॉन एन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट्स ये गलती हमेशा करते हैं, इनिशियल और फाइनल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंसेप्ट समझो, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर है तो वो इसका इनिशियल ऑर्बिट है, वहां से वो नीचे आ रहा है, तो लोअर ऑर्बिट आपका फाइनल ऑर्बिट है। उसमें अगर आपने समझने में गलती कर दी तो फॉर्मूला याद करके भी कुछ नहीं, आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आएगा। ओके, फिर मैंने लैम्डा की वैल्यू दे दी आपको डायरेक्टली, कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। पता है कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा, सर हमारी बुक में ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, हाँ वो हाइड्रोजन का है, तो जेड की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट कर दोगे फिर तो फॉर्मूला सेम आ जाएगा। हाँ बट यहाँ पे बार न्यू लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बार न्यू लिखा है, करेक्ट है। सी 1 अपॉन लैम्डा किसका फॉर्मूला था, वेव नंबर का। अगर आप इस लेसन की सेकंड वीडियो को देखिए तो वहां पे मैंने वेव नंबर का फॉर्मूला आपको बताया है। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे मैं 1 अपॉन लैम्डा लिखूं या बार न्यू लिखूं, दोनों ही सेम चीजें हैं। आपके बुक में डायरेक्टली बार न्यू लिखा है, बट जनरली क्या होता है, वेवलेंथ पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला दे दिया। वेवलेंथ अभी कैसे फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से, वो वे मैं आपको बता दूंगा। तो ये इतना साइड में रख देते हैं। अभी हुआ क्या देखो, कि यहाँ पे सपोज मैं ऑर्बिट्स निकालता हूँ सारे, ये हमारा पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा तीसरा ऑर्बिट, और ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट, करेक्ट। पहले ऑर्बिट की एनर्जी बताओ तो कितनी होती है, याद होनी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरे ऑर्बिट की -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तीसरे ऑर्बिट की -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट की -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। सी इजी वैल्यू है, थोड़ा सा ट्राई करो, याद हो जाएगी, और याद करना सचमुच इंपॉर्टेंट है। यस, इस लेसन में थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, तो इन्हें याद करो। अभी यहां से अगर आप देखें तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सी ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सबसे छोटा नंबर होगा, ये उससे बड़ा 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 बड़ा, क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना। तो यहां से जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर तक जा रहे हैं, हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ सीरीज बनती है, हाँ सीरीज बनती है। जैसे कि अगर आप देखो सपोज सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो उसकी ये लाइन, फिर थर्ड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, फिर फोर्थ से वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, और इसी तरह और भी यहाँ पे कई ऑर्बिट्स हो सकते हैं, जैसे कि 5 6 7, करते करते हम जा सकते हैं डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तक जा सकते हैं, और इन्फिनिटी पे हमारी एनर्जी 0 हो जाती है। ओके, याद रखो, जब हम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तब उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है।
डाउट आ रहा है फॉर्मूले में डाल के देख लो। सी किसी ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यस, जब आप इंफिनिटी वाले ऑर्बिट तक पहुंच जाओगे, एन की वैल्यू यहाँ इंफिनिटी पुट करो। अभी किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इंफिनिटी पे हमारी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0। तो इस तरह से क्या हो सकता है हमारे पास कि यहाँ पे ये जो सीरीज बन रही है, ये जो पहले लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, वहां पे अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, बट पहले ही ऑर्बिट में। यस, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट से जंप कर रहे हैं, बट हर बार इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल से पहले ऑर्बिट में जंप करता है, तो यहाँ पे जो आपको लाइट रेज दिखती हैं, उस लाइट रेज की सीरीज को हम बुलाते हैं द लेमैन सीरीज। क्या बुलाते हैं, लेमैन सीरीज। तो इस तरह की सीरीज फॉर्म होने लगी कि अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में जंप कर रहे थे। जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट से पहले शेल में जंप करने लगे तो एक सीरीज बन गई। अलग अलग ऑर्बिट से सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में जंप करने लगे तो एक सीरीज बनी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल से थर्ड शेल में जंप करने लगे तो एक सीरीज बनी। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग सीरीज बन रही है, और हर सीरीज में हर एक ही ऑर्बिट में अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं। जैसे पहली सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द लेमैन सीरीज, और इसका नाम लेमैन इसलिए पड़ा बिकॉज लेमैन ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सीरीज फाइंड आउट की। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे जंप कर रहे हैं, तो इस जंप के दौरान यहाँ से जो वेव बनी है उसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे। बिकॉज एक बार हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड कर ली तो लाइन स्पेक्ट्रम ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, आपके बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया है। ओके, नाउ यहाँ पे 13.6 की जगह 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये वैल्यू दी गई होगी, जो कि वैल्यू करेक्ट है फ्रेंड्स। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो एनर्जी आपकी आएगी इलेक्ट्रोवोल्ट में। आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया है कि यहाँ पे लिखा है, हाँ वो वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए है, वापस से बता रहा हूँ। तो Z की वैल्यू 1 वहां पे ऑलरेडी पुट कर दी गई, यहाँ पे पुट करो, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी, और आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया है उससे अगर कैलकुलेट करोगे तो उससे एनर्जी जो आएगी वो जूल्स में आएगी। तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट है, जस्ट यूनिट दोनों का अलग अलग है। यस, जस्ट इतना ही फर्क है। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट। इनिशियल ऑर्बिट क्या है, द सेकेंड ऑर्बिट, टू द फाइनल ऑर्बिट। फाइनल ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। अभी जब आप ये दोनों वैल्यू जहाँ पे पुट करोगे ना, आपको जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आने लगेगा। बट लैम्बडा लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव साइन आने के बाद भी आंसर वैसे ही रखना है, जस्ट नेगेटिव साइन कट कर दो। यहाँ पे भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। यस, बट जब ये वैल्यू, हाँ सी हमेशा याद रखो, जब भी आप डेल्टा इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्बडा, ओके, अगर आप इस फॉर्मूले से डेल्टा E फाइंड करोगे तो वो माइनस में आएगा, और उससे अगर आपको लैम्बडा फाइंड करना है तो आप एनर्जी की वैल्यू तो पुट करोगे बट माइनस साइन निकाल दो। क्यों, बिकॉज डेल्टा E की वैल्यू से आप लैम्बडा फाइंड करने जा रहे हो, जो कि लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप देखिए आपके बुक में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जहां पहले आपको एनर्जी फाइंड करने बोली, यानी डेल्टा E फाइंड करने बोला, और उसके बाद वेवलेंथ निकालने बोली, तो डेल्टा E तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, यस, एनर्जी आपको मिल जाएगी, बट वो एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। उससे आपको लैम्बडा निकालना है, तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती, तो वो क्या करोगे आप, बिना साइन के नेगेटिव साइन हटा के एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, विद साइन रखोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और वैसा ही एग्जाम में राइट डाउन कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, बट डरना नहीं है, करेक्ट है, इस माइनस साइन हम बाद में हटा देंगे। तो चलो फॉर्मूला पुट करो, 1 अपॉन लैम्बडा। क्या फाइंड करनी है, जो पहली लाइट रे वहां से निकल रही है, ओके, लाइट रे तो मतलब बोलते नहीं आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन से हमेशा सारी लाइट रेज नहीं निकलती, उनमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। हाँ, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट उसमें वो कलर आता है जो हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकते या दिखाई नहीं देते, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सारी जो लाइट रेज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, यानी वॉलेट लाइट के पहले आते हैं, तो ये हम देख नहीं सकते। ओके, सो वैल्यूज पुट करो R। अभी हम हाइड्रोजन आइटम डिस्कस कर रहे हैं,
उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो Z की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे Z हाइड्रोजन के केस में यहाँ अगर आपने Z नहीं लिखा ना देन ऑल्सो ओके, बट जस्ट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन 1 अपॉन Ni यानी इनिशियल ऑर्बिट, तो इनिशियल ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट, सो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, NF है फाइनल ऑर्बिट दैट इज 1, सो 1 का स्क्वायर। करो इसे सॉल्व, क्या आएगा आंसर 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू R, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसे लिखो या नहीं लिखो सेम ही होगा। अब इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है, यस डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करो इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड करो, तो बन जाएगा 4 अपॉन 4, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, करेक्ट। या ये सारी चीजें तो आपको आती ही होगी, 1 माइनस 4 करो हो जाएगा -3 अपॉन 4, करेक्ट। ये करके देखो, यस एलसीएम निकालना होता है, इसका डिनोमिनेटर 4 बनाना है, तो इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, क्या हो गया 4 अपॉन 4 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे कॉमन में ले लिया और 1 माइनस 4 किया, आंसर कितना आया माइनस। यस जैसे कि मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करके आंसर माइनस में आने ही वाला है, बट लिखो वहां पे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन हटा दो, ओके माइनस साइन हम हटा देंगे और लिख देंगे 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू R 3 अपॉन 4, करेक्ट। अभी आपको लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो इसे रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, तो 4 ऊपर चला आएगा 3 नीचे चला गया और R भी ऊपर था वो आ गया नीचे, तो इस तरह से आप लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली R की वैल्यू मत पुट करो, तो इसी चीज को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि लैम्बडा में R को ऐसा लिख सकता हूँ 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन R, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अभी आपको 1 अपॉन R की मैं एक वैल्यू देता हूँ, तो लिखो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 911, ओके R की वैल्यू क्या है 911 और वो भी आर्मस्ट्रांग में, तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो भी किस में आ जाएगी आर्मस्ट्रांग में, और अगर आप इसे पुट करोगे सो 4 अपॉन 3 इंटू क्या 911 की जगह 912 बना दो इसे, सी आर्मस्ट्रांग में है, आर्मस्ट्रांग बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो जस्ट एक से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 911 की जगह 912 भी लिख दिया ना मैंने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अभी सॉल्व करो तो 3 1 जा 3 3 जा 0 4, 304 इंटू 4 हो जाएगा 4 4 16 6 1 12, सो आपका आंसर आया है 1216 आर्मस्ट्रांग। तो ये होती है आपकी यहाँ से जो पहली लाइट रे निकल रही है उसकी वेवलेंथ, ओके। इसके बाद अगर आप दूसरी लाइट रे की वेवलेंथ निकालें तो उससे आपको एक पता चलेगा कि बीच की जो लाइट रेज है यहाँ पे वो गायब है। एंड देखो यहाँ पे अगर हम सपोज हम थर्ड ऑर्बिट से अभी, तो यहाँ तो अभी इनिशियल ऑर्बिट थर्ड यानी थर्ड ऑर्बिट से अभी हम फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मार रहे हैं, तब हमें लाइट वेव की वेवलेंथ क्या होगी, तो देखो इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर तो इनिशियल ऑर्बिट 3 है तो 3 का स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट अभी भी 1 ही है, लेमैन सीरीज में अलग अलग ऑर्बिट से हम फर्स्ट ऑर्बिट में ही जंप मारते हैं, तो इनिशियल ऑर्बिट तो हमेशा सेम होगा, बस यहाँ पे जो फाइनल ऑर्बिट है ना उसकी वैल्यू चेंज करते रहनी है आपको। तो चलो या R या आप अगर आप इन दोनों की प्लेसेस भी चेंज कर दोगे ना देन आल्सो ओके, बिकॉज आंसर हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो इसे पीछे लाओ इसे आगे ले लो, तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव में अपने आप आ जाएगा, ओके। तो करे वैसा, बिकॉज देखो ऐसे सॉल्व करोगे अगर 1/9 माइनस 1, ओके इसे सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू R अपॉन ये हो जाएगा 8/9, बट -8/9 होगा, तो हमेशा आंसर यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, यस। उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो ये चेंज कर दो, यानी यहाँ पे NF माइनस NI कर दो, बुक में करेक्ट है, बुक में आपको दिया है यहाँ पे NI लिखा है यहाँ पे NF लिखा है, करेक्ट है वो पूरा करेक्ट है, सॉल्व करते वक्त जस्ट आपने उल्टा भी कर दिया ओके, आंसर आपका यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। या उसके फॉर्मूला को रॉन्ग नहीं करना है तो क्या करो इतना सॉल्व करो और यहाँ पे लिख दो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन हमने हटा दी, सो नो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू R 8/9, रेसिप्रोकल करो, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 9/8 R, R अपॉन में है यानी 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सो लैम्बडा की वैल्यू मैं अगेन क्या पुट करूंगा 9/8 और 1 अपॉन R की वैल्यू पुट करेंगे अगेन हम 912, 912 मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए आसानी जाए, ओके, या डिवीजन सॉल्व करने के लिए आसानी है,
तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 1 8, 8 again 1 8, left 3, 8 4 so 144, 9 9 4 36, 3 carry, 12, 1 carry, 10 11, sorry 10, so 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से जो दूसरी लाइट रे निकल रही है, okay, पहली वाली की वेवलेंथ आ गई 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, यस। इसे हम बुलाते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज, ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज। और यहां से जो दूसरी वेवलेंथ निकली, दूसरी लाइट निकली, उसकी वेवलेंथ आई 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखें तो जब इलेक्ट्रॉन ने सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया तो जो एनर्जी निकली उससे ये वेवलेंथ बनी। फिर जब फर्स्ट से हम थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हमने जंप किया तब हमारी जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी से एक वेव बनी, उस वेव की वेवलेंथ ये थी। तो अगर आप देखोगे क्या यहां से सारे वेवलेंथ वाले लाइट निकल रहे हैं क्या? नहीं, 1200 के बाद डायरेक्टली 1026 पे हम पहुंच गए। बीच का 1011 या 1150 वो सारे वेवलेंथ तो गायब है। इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ से यहाँ से बाहर निकल सकती है, ये जो बीच वाली वेवलेंथ थी ना वो यहाँ पे गायब होती है। तो इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि कुछ वेवलेंथ से यहाँ पे दिख सकती हैं, बाकी की दिखाई नहीं देती। और हर सीरीज के लिए आपको सिर्फ दो ही वेवलेंथ याद रखनी है। पहली है फर्स्ट लाइन, ओके, 5 सीरीज है टोटल, तो लेमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन तो हो गई, और दूसरी है उसकी लिमिट, ओके, जिसे हम बुलाते हैं द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, और वी कैन से द लिमिट ऑफ लेमैन सीरीज। लिमिट का मतलब क्या है? एंड, कि जिसके आगे आप जा नहीं सकते, जिसके आगे आप जा नहीं सकते। तो हम किस ऑर्बिट से जंप नहीं मारेंगे? इंफिनिटी। इंफिनिटी से एक बार पहले ऑर्बिट में जंप मार दिया, क्या इसके आगे जा पाओगे आप? नहीं। तो वो आपका लिमिट है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, इंफिनिटी के आगे कुछ नहीं है। तो हम n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से हमारे पहले ऑर्बिट में जंप मारेंगे, वो लेमैन सीरीज की लास्ट लाइन होगी, उसके आगे कोई लाइन नहीं है। तो उस लास्ट लाइन की वैल्यू को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करो, हमारा इनिशियल ऑर्बिट क्या हो जाएगा अभी? इंफिनिटी, और फाइनल ऑर्बिट तो मैंने बताया है, हर सीरीज में फाइनल ऑर्बिट सेम ही रहने वाला है, इनिशियल ऑर्बिट को आपको चेंज करना है। तो चलो चेंज करते हैं। लेमैन सीरीज के बारे में बता रहा हूं, बाकी सबके बारे में आप फाइंड कर सकते हो। So 1 upon lambda is equals to r 1 upon ni square, तो इनिशियल ऑर्बिट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी, 1 upon nf स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर, ओके। सो 1 upon lambda is equals to r 1 upon इंफिनिटी हो जाएगा 0 माइनस 1 upon 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो सिर्फ 1 ही रहेगा, और 1 इंटू आर आर। अब इसका रेसिप्रोकल करो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर की वैल्यू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसे हम बुलाते हैं द लास्ट लाइन और द लिमिट ऑफ द लेमैन सीरीज। कि जब हम इंफिनिटी से पहले ऑर्बिट में जंप करेंगे तो यहां से यहां तक जंप करने पे जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ है 991 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इससे और छोटी वेवलेंथ वाली लाइट लेमैन सीरीज में प्रोड्यूस नहीं होगी। ये लास्ट लाइन है लेमैन सीरीज की, इसके आगे लेमैन सीरीज की एक भी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? बिकॉज ये इंफिनिटी है, यस, लिमिट है। अभी इंफिनिटी के आगे आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। तो यही हमारा लास्ट ट्रांजिशन था। हाँ, इसे ट्रांजिशन भी बुला सकते हैं कि आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार रहे हो, ओके। सो लेमैन सीरीज या आगे बहुत सीरीज है, जैसे बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज। हर केस में आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन याद रखनी है, ओके। वन मोर थिंग, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसमें जो ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस था वो हमें कम करता गया। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये असल में इनके एनर्जीज का डिफरेंस है। पहले दो ऑर्बिट्स की एनर्जी को माइनस करो तो बहुत बड़ी एनर्जी आएगी 10 की, इन दोनों को माइनस करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इन दोनों को माइनस करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर हायर ऑर्बिट्स में पहुंचते जाते हैं, दो ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इसलिए इन लाइन का जो डिफरेंस है वो ऐसा है। यहाँ पे सबसे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा था, इसलिए बड़ी स्पेस।
यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम हो गई तो छोटा स्पेस, ऊपर एनर्जी डिफरेंस और छोटा गया तो और छोटी स्पेस। ओके, तो इस तरह से ये छोटे छोटे हो जाते हैं। ना अगर मैं आपको एक ही फिगर में सारे सीरीज दिखा दूं तो वो दिखाता हूं मैं, इसे राइट डाउन कर लो। किसी का क्वेश्चन है क्या कि सर देखो जब हमने सेकंड से हम फर्स्ट में आए तब हमारी जो वेवलेंथ थी वो सबसे बड़ी है, और जब हम इंफिनिटी वाले ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहे हैं तब वाली वेवलेंथ एकदम छोटी क्यों? तो उसका आंसर है ये वाला फॉर्मूला। मैंने क्या बोला है, वेव की एनर्जी का इक्वेशन क्या है, hc अपॉन लैम्बडा। करेक्ट, तो लैम्बडा और एनर्जी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्बडा उतना कम होगा। करेक्ट, एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लैम्बडा उतना कम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे बड़ा है तो लैम्बडा सबसे छोटा होना चाहिए। करेक्ट, तो किसी को अभी डाउट है कोई? ओके, सो सी हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सारी सीरीज दिखाता हूँ और वो भी एक ही फिगर में। लेट मी रेज दिस। आप भी इस फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज ये आपके कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाएगा, और 12th में जब जाओगे तो 12th के फिजिक्स में पेपर में तो ये डायग्राम काफी बार पूछी जाती है। ओके, बोर्ड्स के एग्जाम में तो अच्छा है अब इसे ही प्रैक्टिस कर लो। तो देखो ये ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे पहला ऑर्बिट, ओके, ये फिर उससे थोड़ा दूर दूसरा ऑर्बिट। हाँ याद रखो जब लाइंस बना रहे हो ना, लाइन के बीच की स्पेस कम होती रहनी चाहिए। क्यों? एनर्जी डिफरेंस दिखाती है ये लाइन। तो इक्वल डिस्टेंस में कभी लाइन मत बनाना। जैसे देखो ये वाला डिस्टेंस बड़ा, ये वाला डिस्टेंस छोटा है, अभी मैं नेक्स्ट लाइन में डिस्टेंस और छोटा कर दूंगा। देखो डिस्टेंस और छोटा हो गया, और 4 ही लाइन बनानी है, उसके बाद ना सिर्फ ऐसे लाइन बनाते रहो। हो गया, और यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा बना दो लास्ट में और लिख दो n इक्वल्स टू इनफिनिटी। तो हो गया n इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, हो गया n इक्वल्स टू 2 यानी सेकंड ऑर्बिट, हो गया n इक्वल्स टू 3 यानी कि हमारा थर्ड ऑर्बिट। आप भी मेरे साथ बुक में राइट डाउन करते चलिए। फिर आ गया n इक्वल्स टू 4 और ये आ गया n इक्वल्स टू 5। इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसकी फिफ्थ की तो एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहली सीरीज में क्या हुआ कि अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करते थे, जैसे सेकंड से पहले ऑर्बिट में, थर्ड से पहले ऑर्बिट में, फोर्थ से पहले ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा था। तो यहां से जो लाइट रेस बाहर निकल रही थी वो किसका पार्ट थी? लेमैन सीरीज का। बिकॉज लेमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सीरीज को ढूंढ के निकाला था। और ये जो सारी लाइट्स हैं वो किस रीजन में लाई करती हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ओके, जो हमारी वायलेट लाइट है ना उससे पहले आती है ये, इन्हें भी हम देख नहीं सकते। तो हाइड्रोजन सिर्फ दिखने वाली लाइंस नहीं शो करता, ऐसी भी कुछ लाइंस है जिन्हें हमारे आईज देख नहीं सकती, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बट वो हम देख नहीं पाते। उसके बाद आए बाल्मर। बाल्मर सीरीज में क्या हुआ कि अलग अलग ऑर्बिट से, अलग अलग हायर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन से वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करते थे, यानी थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, या सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड में। तो यहाँ पे ये जो लाइट थी ना ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये सब जो थी वो कलरफुल थी, ये सब जो थी वो कैसी थी? कलरफुल। और बाल्मर ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम देखा। क्यों देखा? बिकॉज बाल्मर सीरीज को वो सारी लाइट रेज मिली जो कलरफुल रीजन में आती है। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, हम पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना सबको हमने उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को हमने बड़े से एक बैंड पे लगा दिया है। उस बैंड का एक छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट का जो हम देख सकते हैं, यानी आपके आसपास जितने भी कलर्स आप देख रहे हो ना वो छोटा सा ही पोर्शन है उस बैंड का। बाकी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, देन अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बट हम इन्हें देख नहीं सकते। हम एक छोटा सा ही पार्ट देख सकते हैं जो होता है हमारा व्हाइट लाइट वाला पार्ट, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट जैसे ये सारे कलर्स आते हैं। ओके, तो ये 4 लाइंस उसी छोटे से पार्ट में थे। इसके बाद आए द पैशन सीरीज। पैशन सीरीज में क्या हुआ कि अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप करते थे। यस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ की जो लाइट थी वो अगेन इंफ्रारेड रीजन में थी। ओके, कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में। अब इंफ्रारेड काफी बड़ा है तो आगे की भी जो लाइट रेज मिलेगी आपको वो इंफ्रारेड में ही मिलेगी।
ये वाली इंफ्रारेड के स्टार्टिंग में थी और ये वाली बाकी जो सीरीज होगी वो इंफ्रारेड के एंडिंग में आएगी। पैचिंग के बाद आए ब्रैकेट। ब्रैकेट ने क्या किया कि उन्होंने उन वेव्स की स्टडी की जहां पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करते थे। कहाँ जंप करते थे? अलग अलग ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करते थे। यहाँ की भी लाइट इंफ्रारेड रीजन में ही आती है। और सबसे लास्ट में आए पी फंड। पी फंड में स्टडी की कि जब अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करते हैं तब कौन सी लाइट रेज बनती है। ओके, और यहाँ पे याद रखो इन सब की जो फर्स्ट लाइट रे हैं और जो लिमिट है इनकी वो आपको याद रखनी है। और लेमन और बाल्मर की याद रखो बिकॉज उन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इन पे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फाइंड करना तो आता ही है। मैंने जिस तरह से लेमैन के लिए फाइंड किया आप उसी तरह से बाल्मर, पैशंस, ब्रैकेट और पी फंड के लिए भी उनकी जो फर्स्ट लाइन है, ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज या ब्रैकेट सीरीज और उनकी जो लास्ट लाइन है यानी उनकी जो लिमिट है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, उसमें क्यों सिर्फ कुछ ही लाइंस दिखती हैं, बाकी लाइंस क्यों नहीं दिखती। ये सारी चीजें आपकी अभी क्लियर हो चुकी है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसमें भी ये सारी जो वैल्यूज है ना उन्हें हमेशा याद रखिए। हाँ, इस डायग्राम में एक चीज रह गई, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना होता है एनर्जी और ऐसा एक एरो बनाना होता है कि एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ऑफकोर्स इंक्रीज हो रही है, देखो वैल्यू और छोटी छोटी यानी और कम नेगेटिव हो रही है यानी वैल्यूज यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इतना नोट डाउन कीजिए।